नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे मशीनी अनुवाद प्रक्रिया। देखिए, अनुवाद प्रक्रिया पहले से ही चली आ रही एक प्रक्रिया है जिसमें एक मुख्य भाषा का लक्ष्य भाषा में अनुवाद किया जाता है। जैसे कि हमारे हिंदी साहित्य में बहुत से ऐसी विधाएं हैं जो हमने दूसरों से सीखी, जैसे उपन्यास है या कहानी है या नाटक है। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमने दूसरों से ग्रहण की। उसका क्या हुआ, अंग्रेजी से अनुवाद हुआ बंगला भाषा में और बंगला से अनुवाद हुआ हिंदी भाषा में। यानी ये जो प्रक्रिया है ये पहले से चली आ रही है, लेकिन इसमें नयापन क्या है, वो है मशीन के द्वारा एक भाषा का दूसरी भाषा में अनुवाद करना। और वो मशीन कौन सी है, वो है कंप्यूटर। यानी कंप्यूटर के माध्यम से एक भाषा का दूसरी भाषा के में अनुवाद करना। किस लिए? अपने कार्य को आसान करने के लिए या दूसरे के विचारों को समझने के लिए। तो आज हम इसी प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानने का प्रयास यहाँ पर करेंगे। देखिए, जो अनुवाद है ये एक जटिल प्रक्रिया है और जटिल होने के साथ साथ उसे पुनः सृजन करना, यानी दोबारा से कैसे एक मुख्य भाषा होती है जिसे हम स्रोत भाषा कहते हैं, उससे दूसरी भाषा जो कौन सी है, लक्ष्य भाषा, उसमें लेकर जाना, यानी दोबारा से उसे सृजित करना, दोबारा से उसका निर्माण करना। लेकिन निर्माण करने में क्या ध्यान रखना है, जो मुख्य उद्देश्य है, जो मुख्य भाव है, जो प्रथम सामग्री के मुख्य भाव हैं, वो दूसरी भाषा में पहुंचते समय भी वैसे ही बने रहें, इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता है। इसीलिए ये एक जटिल प्रक्रिया है, मुश्किल है, कठिन है। और इस प्रक्रिया में क्या होता है, एक होती है स्रोत भाषा, उस भाषा से लक्ष्य भाषा में परिवर्तन किया जाता है। जैसे कि हम हिंदी भाषा से अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं, तो ये जो इसमें हिंदी है ये स्रोत भाषा है और जो अंग्रेजी है ये लक्ष्य भाषा है। ये आप ध्यान में रखेंगे। मशीनी अनुवाद में यह कार्य मशीनों अर्थात कंप्यूटर के द्वारा किया जाता है। कंप्यूटर में भाषा विश्लेषण की प्रक्रिया को पार्सर कहते हैं। यानी कंप्यूटर में जो भाषा, जैसे स्रोत भाषा यहाँ पर हिंदी है, उसका विश्लेषण किया जाता है और उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, पार्सर की प्रक्रिया कहते हैं। और जब उनको समायोजित किया जाता है, विचारों को, जो भाव है, विचारों को ध्यान में रखकर जब भाषा का समायोजन होता है तो उसे जनरेटर कहा जाता है। ये दो प्रक्रिया है मुख्य तौर पर जो भाषा परिवर्तन में काम आती है। अब हमें ये जानना जरूरी है कि जो मशीनी अनुवाद है इसमें किस प्रकार ये प्रक्रिया चली या किस प्रकार इसका विकास हुआ, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। क्योंकि जो ये अनुवाद प्रक्रिया है इसमें जो काम मानव करता है वही काम अब मशीन के द्वारा करवाया जाता है। तो ये मशीन के द्वारा किया गया अनुवाद है और ये कार्य कोई बहुत ऐसे नहीं है कि छोटे से समय में प्रारंभ हुआ और इसमें विकास हो गया। इसमें बहुत लंबा समय लगा इस कार्य को करने में या मशीनी अनुवाद की प्रक्रिया को और ज़्यादा विकसित करने में। तो ये विकास कार्य जहाँ से प्रारंभ हुआ वहाँ से निरंतर जारी है और इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या था, एक ऐसे सॉफ्टवेयर का निर्माण करना जो कंप्यूटर में डालने के पश्चात उस प्रक्रिया को और ज़्यादा आसान कर सके। और इसके लिए सर्वप्रथम प्रयास किया गया सन 1939 में हिम नॉर्वे और त्रायनस्की द्वारा ये प्रयास किया गया। जो हिम नॉर्वे और त्रायस्की है ये किससे जुड़े हुए थे, ये रूस के वैज्ञानिक थे। इन्होंने, ये आप ध्यान में रखेंगे कि ये रूस से ये प्रक्रिया प्रारंभ हुई, कि ये रूस के वैज्ञानिक थे और इन्होंने 1939 में हिम नॉर्वे और त्रायनस्की ने ये काम प्रारंभ किया। लेकिन ऐसा नहीं है कि जब इन्होंने शुरू किया तब ये परफेक्ट हो गए या उसमें पूर्ण हो गए, बल्कि जो इन्होंने मॉडल बनाया था उसकी जो मेमोरी थी वो केवल 1000 शब्दों तक ही सीमित थी। यानी बहुत कम शब्द हैं, 1000। इसीलिए इसमें विकास की आवश्यकता थी और धीरे धीरे ये विकास कार्य 1950 में आगे बढ़ा, जिसमें महान वैज्ञानिक डॉक्टर वॉरेन कीपर ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। और 1954 ईस्वी में न्यूयॉर्क के IBM कंप्यूटर द्वारा रूसी भाषा से अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया जाने लगा। यानी सबसे पहले जिस भाषा का अनुवाद किया गया वो भाषा कौन सी थी, रूसी भाषा। क्योंकि ये कार्य सबसे पहले रूस में ही प्रारंभ हुआ था, तो इन्होंने मिलकर जो काम किया, रूसी भाषा से
अंग्रेजी भाषा में अनुवाद प्रक्रिया प्रारंभ हुई। और आप ये भी ध्यान में रखेंगे कि इस दिशा में वर्तमान समय में जापान ने सबसे ज़्यादा विकास किया है, यानी जापान ने सबसे ज़्यादा काम किया है, काफ़ी कार्य किया है, जिससे कि इस कार्य में या मशीनी अनुवाद में निरंतर विकास होता जा रहा है। और ये किसका यहाँ पर योगदान है? ये जापान का योगदान है, यानी जापान ने इसमें बहुत अधिक काम किया है इस विषय पर। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद है अनुवाद की जो प्रारंभिक अवस्था में ये केवल अक्षरों और शब्दों तक ही सीमित था। अब देखिए, जब एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करना है, अक्षर और शब्द ये जो वैज्ञानिक विषय हैं, जैसे मैथमेटिक्स है या विज्ञान के फिजिक्स है या केमिस्ट्री है, वहाँ पर तो शायद इनसे काम चल सकता था और वो अनुवाद भी बहुत सही तरीके से हो रहा था। लेकिन जो भाषागत साहित्य है, जैसे हिंदी भाषा का साहित्य है, अंग्रेजी भाषा का साहित्य है, उसके लिए ये काफ़ी नहीं है, कि उसके लिए केवल अक्षर और शब्द काफ़ी नहीं है, उसमें हमें बहुत सी बातों का ध्यान रखना होता है। तो ये जो प्रारंभिक अवस्था थी, इसमें क्या था? सिर्फ अक्षर और शब्द इन्हीं का दूसरी भाषा में अनुवाद करना संभव था। धीरे धीरे क्या हुआ कि उसमें हमें और ज़्यादा विकास की आवश्यकता थी। तो प्रारंभिक अवस्था में मशीनी अनुवाद में केवल, जैसे यहाँ मैंने बताया है, वैज्ञानिक विषयों के लिए अधिक उपयोगी था ये मशीनी अनुवाद। साहित्य की बारीकियां इसमें शामिल नहीं थी। साहित्य की बारीकियां कौन सी होती है? जैसे क्रिया कहाँ पर आएगी, यानी वर्ब कहाँ पर आएगी, या जो व्याकरण की दृष्टि से हमें ज़रूरी होता है, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, वर्ब, उन सबको एडजस्ट करना या उन सबको सेट करना, वो इसमें शामिल नहीं था। जो प्रारंभिक अवस्था थी, उस समय केवल अक्षर और शब्द, अंक और अक्षर ही ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। भावों के हिसाब से उनको संयुक्त करना संभव नहीं था। प्रारंभिक अवस्था मशीनी अनुवाद की, ये आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद है मशीनी अनुवाद में सुधार करने के लिए प्रोग्रामिंग भाषा कमेटी का विकास किया गया, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी था। जो प्रोग्रामिंग भाषा कमेटी है, इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान वॉशिंगटन का रहा। वॉशिंगटन में जो नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड्स हैं, वहाँ का काफ़ी सराहनीय कार्य रहा। और अमेरिका की गणितज्ञ श्रीमती आइडा रोज ने भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत के डॉक्टर प्रेम कुलश्रेष्ठ ने आइडा रोज, ये आप ध्यान में रखिएगा, मैं यहाँ लिख देती हूँ, आइडा रोज, इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और जो भारत के वैज्ञानिक है प्रेम कुलश्रेष्ठ, वो इन्हीं से प्रेरित हुए, इन्हीं से प्रेरणा लेकर उन्होंने भी इस दिशा में काम किया। काफ़ी इन्होंने भारत में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, क्योंकि बहुत सी भाषाओं के ज्ञाता थे, जैसे अंग्रेजी, लैटिन, जर्मन, रूसी, फ्रेंच, स्पेनिश आदि भाषाओं के ये जानकार थे। इसीलिए इन्होंने इसमें बहुत अधिक अपना योगदान दिया। आज से लगभग 30 वर्ष पहले तक मशीनी अनुवाद के क्षेत्र में इनका नाम, जाना पहचाना नाम रहा है। उसके बाद पश्चात देखें तो मशीनी अनुवाद का जो विकास है वो इस तरह धीरे धीरे बढ़ता रहा। जैसे वर्ष 1963 में यूनेस्को ने मशीनी अनुवाद के लिए उनको फेलोशिप दी थी, किसको? प्रेम कुलश्रेष्ठ को, ये आप ध्यान में रख सकते हैं। और धीरे धीरे इसमें जैसे जैसे विकास होता चला गया, वैसे वैसे ही जो अनुवाद कार्य है वो और अधिक सरल होता चला गया। तो मशीनी अनुवाद में मुख्य तौर पर 3 बातों पर विशेष ध्यान दिया गया। पहला तो है मशीन, यानी मशीन क्या है जिससे अनुवाद किया जाना है, वो हार्डवेयर है, कंप्यूटर। दूसरा जो है उपयुक्त प्रक्रिया। उपयुक्त प्रक्रिया में क्या है कि जैसे सॉफ्टवेयर जो प्रक्रिया है वो कितनी उपयुक्त है, उसके लिए सॉफ्टवेयर कैसा डाला जाए, या कैसे सॉफ्टवेयर का को इजाद किया जाए, या कैसा सॉफ्टवेयर बनाया जाए जिससे कि ये कार्य आसानी से हो सके। तो पहली हो गई कंप्यूटर, दूसरी हो गई उपयुक्त प्रक्रिया। ये प्रक्रिया कहाँ पर चलेगी? कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर के द्वारा ये प्रक्रिया संचालित होगी। तीसरा है वैज्ञानिक ढंग से सुविचारक भाषिक सूचनाएं, यानी वैज्ञानिक पद्धति पर भाषा के शब्दों की, अंकों की, वर्णमाला की, और किस प्रकार उसे क्रमानुसार लगाना है, इस बात की जो सूचनाएं हैं वो भी इसमें डाली जाएं। और वो सूचनाएं कैसी होनी चाहिए? वैज्ञानिक कसौटी पर ठीक होनी चाहिए, यानी वैज्ञानिकता की दृष्टि से वो जो सूचनाएं हैं वो सही होनी चाहिए, तभी इस दिशा में सफलता प्राप्त हो सकती है। और जो मशीनी अनुवाद का कार्य है, ये डिजिटल कंप्यूटर में को इसके लिए डिजिटल कंप्यूटर को सर्वाधिक उपयोगी माना गया है, क्योंकि ये कार्य डिजिटल कंप्यूटर बहुत आसानी से और सरलता से और कुशलता से कर सकता है। अब देखिए, जो ये प्रोसेस है
उसको मैंने यहाँ बताने का प्रयास किया है। सबसे पहले हम कोई भी कंप्यूटर में कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हैं और कीबोर्ड में हम वो डाटा डालते हैं जो हमारी आवश्यकता है। जैसे हमें अंग्रेजी का हिंदी में अनुवाद करना है तो हम क्या करेंगे, कीबोर्ड से अंग्रेजी में टाइप करेंगे और वो डाटा कहाँ जाएगा, अर्थमेटिक लॉजिक इकाई में जाएगा जहाँ पर ये प्रोसेस चलेगा। यहाँ पर डिस्क टैप आदि ये काम करते हैं। उसके बाद ये कहाँ पर जाएगा, ये नियंत्रण में जाएगा। नियंत्रण यानी कंट्रोल में रहेगा और उस कंट्रोल के दौरान इसमें परिवर्तन आएगा और ये कहाँ होगा, स्मरण शक्ति, जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है वो यहाँ कार्य करेगी और उस मेमोरी में जाने के पश्चात जो डाटा है वो हमें आउटपुट के रूप में, निर्गत आउटपुट के रूप में हमें मिलेगा। वो आउटपुट किसी भी टाइप में हो सकता है, मुद्रित रूप में हो सकता है, दृश्य रूप में हो सकता है या कार्ड पंच के रूप में भी हो सकता है। यानी एक ये पूरी प्रक्रिया है। हम पहले एक कीबोर्ड के माध्यम से कुछ डालते हैं, वो अंदर जाता है, अंदर जाकर उसमें जो प्रोसेसिंग है वो शुरू होती है और उसके पश्चात वो आउटपुट के रूप में हमें मिलता है। ये प्रक्रिया कैसे चलती है, ये सब जो मेमोरी पावर होती है कंप्यूटर में उससे सब पर नियंत्रण रहता है और वहीं से जो इसमें सॉफ्टवेयर डाला जाता है वो सॉफ्टवेयर इसको परिवर्तित करके हमें आउटपुट के रूप में देता है। तो मशीनी अनुवाद की प्रक्रिया है, ये कोई ज़्यादा जटिल नहीं है। हम दैनिक जीवन में ऐसे बहुत से काम करते हैं, जैसे कि हमारे मोबाइल में गूगल ट्रांसलेटर का काम है। उसमें जाकर हम क्या करते हैं, हम अपनी जो भाषा हमें आती है उसको डालते हैं और हमें दूसरी भाषा जिसमें हमें अनुवाद चाहिए वो कोई भी भाषा हो सकती है। और हमारे जो गूगल है उसमें हमारे भारतीय जो 22 भाषाएं हैं, लगभग उन सभी के सॉफ्टवेयर हमें मिल जाते हैं जिसका ट्रांसलेट हम आसानी से कर सकते हैं, यानी अनुवाद हम आसानी से कर सकते हैं। देखिए, जो अनुवाद कार्य का काम है ये बाइटरी डिजिटल के द्वारा होता है। बाइटरी डिजिटल के अनुसार ये मेन फ्रेम, मिनी तथा माइक्रो आदि के द्वारा ये काम आसानी से हो सकता है। 1971 में प्रथम माइक्रो प्रोसेसर बना था और ये जब बना था तो 1 किलोबाइट सूचनाएं संचित कर सकता था। लेकिन आज अगर देखें तो 64 किलोबाइट के चिप बनाए जा रहे हैं। दूसरी ओर 256 किलोबाइट के चिप बनकर भी तैयार हैं। ये सब जो मोबाइल को यूज़ करने वाले लोग हैं या जो कंप्यूटर पर काम करने वाले लोग हैं वो ये जानते हैं, क्योंकि हम जब मोबाइल खरीदते हैं तो भी हम क्या देखते हैं कि इसमें मेमोरी कितनी है, इसमें रैम कितनी है, वो सब क्या है, यही सब कार्य तो उसमें होता है। लेकिन आज अगर देखें तो वर्तमान समय में ऐसे लगता है कि बहुत जल्द 10 लाख मेगाबाइट के जो मेमोरी कार्ड है, मेमोरी चिप है, वो बनकर तैयार हो जाएंगी। तो ये मशीनी अनुवाद है जो कि कंप्यूटर की एक अति आवश्यक प्रक्रिया है। इसमें आपको ध्यान में क्या रखना है कि एक भाषा का दूसरी भाषा में अनुवाद किया जाता है। और आज अगर देखें हम सॉफ्टवेयर के रूप में हमारे पास अनेक प्रकार की ऐसी साधन है, अनेक प्रकार के ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिसमें हम मुश्किल से मुश्किल भाषा को भी आसानी से बदल सकते हैं और अपना कार्य कर सकते हैं। तो ये हमारे मशीनी अनुवाद की प्रक्रिया थी जो मैंने यहाँ पर बताने का प्रयास किया है। इसके बाद आइए जानते हैं कि मशीनी अनुवाद के मुख्य कार्य कौन से होते हैं। देखिए, मशीनी अनुवाद में मुख्य तौर पर 2 बातों का विशेष ध्यान में रखा जाता है। एक होता है शब्दकोश, शब्दकोश जिसे अंग्रेजी में डिक्शनरी भी कहते हैं। देखिए, शब्दकोश अगर नहीं होगा हमारे पास तो अनुवाद कार्य नहीं हो पाएगा। अगर कुछ सीमित शब्द होंगे तो वो अनुवाद कार्य अधूरा रहेगा। जैसा कि मैंने बताया था कि प्रारंभ में जो अनुवाद कार्य प्रारंभ हुआ था उसमें केवल 1000 शब्द थे। तो इस 1000 शब्दों से काम नहीं चल सकता, क्योंकि वर्तमान समय में इतने अधिक शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। तो मशीनी अनुवाद के क्षेत्र में भी शब्दकोश का निर्माण सबसे आवश्यक है और धीरे धीरे ये शब्दकोश विकसित होता जा रहा है, क्योंकि जो अनुवाद कार्य है उसमें हमें ध्यान में रखना होता है कि जिस भी उद्देश्य को हम ध्यान में रखकर अनुवाद करते हैं वो उद्देश्य पूर्ण होना चाहिए। अगर शब्दों की बाधा होगी तो हम उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मशीनी अनुवाद के लिए सबसे प्रमुख कार्य क्या है, शब्दकोश निर्माण। और जितना अधिक शब्दकोश होगा उतना ही अच्छा अनुवाद कार्य हम कर पाएंगे। और शब्दकोश में भी क्या है, दोनों भाषाओं के जो मुख्य भाषा है यानी स्रोत भाषा और जो लक्ष्य भाषा है, इन दोनों के बारे में ही हमें शब्दों का हमारे पास कोश होना चाहिए।
अगर इसके शब्द हैं लेकिन इसके शब्द नहीं है तो अनुवाद नहीं हो पाएगा। और मान लिया लक्ष्य भाषा के हमारे पास शब्द हैं, स्रोत भाषा के शब्द नहीं है, तो हम उसमें परिवर्तन भी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए सबसे पहले ज़रूरी क्या है कि एक विशाल शब्दकोश होना चाहिए दोनों ही भाषाओं का। जिस भाषा का दूसरी भाषा में अनुवाद करना है, दोनों ही भाषाओं का शब्दकोश हमारे पास होना चाहिए और इसके लिए निरंतर प्रयास जारी हैं। कंप्यूटर में हम देखते हैं कि ऐसे अनेक सॉफ्टवेयर हैं जो भाषाओं के भंडार हैं या जो हमारे इस कार्य में हमारी मदद या सहायता करते हैं। दूसरा होता है भाषिक विश्लेषणात्मक अध्ययन। देखिए, भाषा का अध्ययन, इसमें क्या ध्यान में रखा जाता है, जो दो भाषाएं हैं उनमें हमें ये ध्यान में रखना है कि जब एक भाषा का दूसरी भाषा में रूपांतरण हो तो वहां पर अर्थ में परिवर्तन ना हो, क्योंकि अर्थ महत्वपूर्ण है, वो अर्थ ही तो उद्देश्य है। इसीलिए ध्यान में रखना है कि जब एक भाषा का दूसरी भाषा में परिवर्तन किया जाए तो उसमें अर्थ का रूपांतरण ना हो। तो इसके लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी, इसके लिए हमें शब्दकोश की ही आवश्यकता पड़ेगी। जैसे हिंदी में हम देखें तो बहुत सी ऐसी व्याकरणिक चीज़ें हैं, जैसे कर्ता है, क्रिया है, कारक है, संज्ञा है, सर्वनाम है, संधि है। ये सब चीज़ें क्या है, व्याकरणिक दृष्टि से हिंदी में बहुत महत्वपूर्ण है और इनका ध्यान रखा जाता है। जैसे लिंग, वचन, अगर हमारे पास इन सब के अर्थ स्पष्ट करने के लिए शब्द भंडार नहीं होगा तो अनुवाद प्रक्रिया नहीं हो सकती। और इसके लिए क्या है कि भाषा का पूर्ण रूप से विश्लेषणात्मक अध्ययन किया जाना चाहिए, जिससे कि एक भाषा में जो भी व्याकरणिक दृष्टि से ज़रूरी शब्द है उनका निर्माण किया जा सके, क्योंकि तभी इसका सही तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। क्योंकि जब मानव अनुवाद करता है तो उसमें अपने हिसाब से, अपने भावों के अनुसार या जो आवश्यकता है अर्थ के अनुसार उसमें परिवर्तन कर सकता है। लेकिन मशीन की क्योंकि अपनी सीमाएं होती है, मशीन भी मानव द्वारा ही संचालित होती है, तो इसमें ये विशेष ध्यान रखा जाता है, क्योंकि प्रत्येक भाषा का जो व्याकरणिक पक्ष है वो काफ़ी जटिल होता है और उसका पूर्ण रूप से विश्लेषण अगर नहीं किया जाएगा तो ये अनुवाद प्रक्रिया नहीं हो पाएगी। इसीलिए इस दिशा में किसी भी भाषा का अनुवाद करने के लिए हमें उसका पूर्ण विश्लेषण ज़रूरी है कि व्याकरणिक दृष्टि से और अर्थ को सार्थक करने में वो पूर्ण सिद्ध हो, ऐसा हमें ध्यान में रखना ज़रूरी है। और ऐसा नहीं है कि इस पर कार्य नहीं चल रहा, वर्तमान समय में भी इस पर बहुत अधिक काम किया जा रहा है। तो ये हमारा आज का प्रश्न था, मशीनी अनुवाद प्रक्रिया। ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन आपको इसमें थोड़ी सी चीज़ें हैं जो आपको याद करनी होगी। मैंने उन जो याद करने वाली बातें हैं मैंने उनको यहाँ पर सिलसिलेवार लिखकर प्रयास किया है कि मैं आपको बता पाऊँ। पूरा प्रश्न के पूरे डाटा मैं यहाँ पर नहीं डाल रही हूँ, बहुत कम चीज़ें हैं जो मैंने यहाँ पर डाली है और आप उनको इसी क्रमानुसार अगर याद करेंगे तो ये आपके लिए काफ़ी आसान प्रश्न रहेगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आया है और मैंने जिस उद्देश्य से ये वीडियो बनाई है वो उद्देश्य भी पूर्ण होगा। आप पेपर में अगर ये प्रश्न आता है तो उसे आसानी से कर पाओगे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।